हेलो क्लास 10th। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का कॉन्सेप्ट लेके। 5.2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 5.2 अच्छे से आएगा तो ही आप 5.3 को अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से पूरे वीडियोस को देखें, भगा भगा के नहीं देखें, डीपली कॉन्सेप्ट्स को देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना 5.2 का कॉन्सेप्ट। देखिए 5.2 में हमको पढ़ना है nth टर्म के बारे में। किसके बारे? nth टर्म। अब ये nth टर्म क्या है उस चीज़ को समझिए। जैसे कोई AP लिखा हुआ है, लेट्स 5, 10, 15, 20। अब इसको हम बोल देंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोल देंगे सेकंड टर्म, इसको बोल देंगे थर्ड टर्म, इसको बोल देंगे फोर्थ टर्म। यानी इसको बोल देंगे हम A1, इसको बोल देंगे A2, इसको बोल देंगे A3, इसको बोल देंगे A4। अब इसके आगे भी कोई टर्म हो सकता है जिसके बारे हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे हम नहीं जानते हैं कि वो कौन सा टर्म है, तो उसको हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। यानी ये nth टर्म कोई बहुत डेंजरस चीज़ नहीं है। ये क्या है? ऐसा टर्म जिसके बारे हम नहीं जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं? nth टर्म। आई होप आपको समझ में आया nth टर्म क्या है। ऐसा टर्म जिसके बारे हम नहीं जानते हैं कि उसका वैल्यू कितना है या फिर वो कितने नंबर पे है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? nth से डिनोट करेंगे। चलिए अब आप अगर nth समझ गए हैं तो आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। सपोज करो कि हम रैंडम यहाँ पर A1, A2, A3, A4 डॉट 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 ऐसे लिख दे रहे हैं। अब ऐसे जो टर्म आता जाएगा, लास्ट में कोई ना कोई एक टर्म आएगा, उसको हम डिनोट कर देते हैं AN से। किससे डिनोट कर देते हैं? AN से। अब ये जो A1 है इसको आप क्या लिखते हो? A लिखते हो। A2 को आप क्या लिखते हो? तो A प्लस D। यानी इनडायरेक्टली आप क्या करते हो? A प्लस इसमें से एक घटाते हो और D से क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई। तो देखो यही चीज़ आ जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू D यानी 1D। ठीक है ना। सिमिलरली अगर A3 का बात करेंगे तो जो A3 को आप कैसे लिखोगे? A प्लस 2D। लेकिन एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो? A प्लस ये 3 है, 3 माइनस 1 करके D से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तब जाके आ रहा है A प्लस 2D। ये सेम है। सिमिलरली अगर A4 को आप क्या लिखते हो? A प्लस 3D। अब एक्चुअली में आप क्या कैसे 3D आता है? A प्लस इसमें से एक माइनस करते हो और D से मल्टीप्लाई कर देते हो कॉमन डिफरेंस से, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3D। सिमिलरली अगर ऐसे कोई एक टर्म है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो कौन सा टर्म है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? A प्लस इसमें से एक माइनस करोगे और D से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर दिक्कत। तो इस तरीके से हमको एक यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाता है कि ये जो AN है यानी जो टर्म है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यानी ये एक फॉर्मूला बन गया जो किसी भी टर्म के लिए एप्लीकेबल है। A3 लिखना है तो आप यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो तो 3 माइनस, मान लो कि हम A3 लिख रहे हैं यानी A n की जगह पे अगर 3 ले ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे? A प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1 इंटू D। तो A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2D। अरे बात समझ में। तो ये जो है ना, ये n ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया जो हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। यानी यहाँ पर अगर n के जगह पे हम लिख दें A प्लस एम एन, सॉरी AM प्लस n, यानी ये कोई टर्म है m प्लस n। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस, अब n माइनस 1 और n के जगह पे क्या है? m प्लस n, तो क्या लिखेंगे? m प्लस n माइनस 1 इंटू D। यानी अगर लिखा हुआ है A, यहाँ पे लिखा हुआ है राम, तो कैसे लिखेंगे? A प्लस राम माइनस 1 इंटू D।
अगर यहाँ लिखा है ए रहीम तो क्या लिखेंगे, ए प्लस रहीम माइनस 1 इंटू डी। यानी ये जो n है ये इसके यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ जो रहेगा वही यहाँ रहेगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो आपको बस अभी इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। और इस फार्मूला के ऊपर हम लोग काम करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, क्या इसका कब कैसे यूज करेंगे उसको समझते हैं। तो इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अब जो हमारा फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में टोटल 4 कंपोनेंट है, यानी 4 चीज से मिलकर ये बना हुआ है। 2 चीज को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ए जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डी जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये जो एन है ये nth टर्म को डिनोट करता है कि किस टर्म के बारे बात हो रहा है, और ये जो ए एन है ये बताता है कि जिस टर्म के बारे बात हो रहा है उसका वैल्यू कितना है, यानी वैल्यू ऑफ nth टर्म। इसको लिख दिया जाता है लास्ट टर्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि an मतलब लास्ट टर्म ही होता है, ठीक है ना। an मतलब क्या हुआ कि जो n टर्म पे जो नंबर है उसका वैल्यू कितना है, ठीक है ना। अब समझाएंगे इसको, आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग है वैल्यू ऑफ nth टर्म। nth टर्म का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। अब इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है ना। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक एपी लिख दिए 5 10 15 20 ... ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब ये जब एपी हम लिख दिए तो इसमें डॉट दिखा रहा है कि इनफाइनाइट सेट है, या सेट बोल रहे हैं, इनफाइनाइट एपी है ना। इसमें बहुत सारे टर्म है, आगे बहुत सारे टर्म है ना। अब हमसे पूछा गया कि बताइए कि 11th टर्म का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ 11th टर्म, यानी जो 11वां नंबर पे आएगा उसका वैल्यू कितना होगा। यानी हमको क्या निकालना है, इनडायरेक्टली A11 निकालना है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो A11 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 10D। लेकिन अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A11 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पर 11 है उसमें से एक माइनस करेंगे और D से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट आप ऐसे लिखो, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये आया कैसे है। आ रही बात समझ में। अब निकालते हैं हम A11th टर्म। अब यहाँ पर क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, जो हमारा A का वैल्यू वो कितना है, यानी A हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 5, और D हमारा कितना है, तो D होता है A2 माइनस A1, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 5 डेट इज 5, ठीक है। अब निकालते हैं A11, तो A11 इज इक्वल टू A का वैल्यू है 5 प्लस 11 इंटू D की जगह पे क्या है 5 11 5 ज़ा 55 इज इक्वल टू 60। यानी जो 11वां नंबर पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। हम जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं ये किए हैं, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप इसको लास्ट टर्म समझते हो तो आपके दिमाग में तो यही आएगा कि हमेशा लास्ट टर्म के लिए यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आ रही बात समझ में। ये जितना नंबर पे ये टर्म है उसका वैल्यू बताएगा। बहुत बच्चे n और an में कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। n और an में क्या फ़र्क है, ठीक है, n और an में क्या फ़र्क है। देखिए बात को एक बार और हम समझा देते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये n जो है ना, जैसे हम एक AP भी ले लेते हैं, एक AP ले लेते हैं, ठीक है, ये एक AP ले लिया हम। अब यहाँ पर ये जो AN है, ये जो AN है,
अगर A1 का बात करेंगे तो कितना है 3, A2 का बात करेंगे तो कितना है 5, A3 का बात करेंगे तो कितना है 7। यानी जो 3 है वो क्या बता रहा है, कौन से टर्म पे वो वैल्यू है, और ये A3 पूरा क्या बता रहा है कि जो 3 नंबर पे जो टर्म है उसका वैल्यू कितना है। ठीक है ना। यानी अगर हम लिखें A5 11 है तो ये 5 क्या बता रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म के बारे में बात हो रहा है, और ये पूरा क्या बता रहा है कि पांचवा टर्म का जो वैल्यू है वो क्या है 11 है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियोस को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो समझ में आए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल से थोड़ा हमको समझ में आएगा कि हमको कैसे सॉल्व करना है हमको एपी। सपोज करो हम हमेशा सिंपल एपी लेते हैं ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ में आ जाए। जब क्वेश्चन में तो डिफिकल्ट है ही, तो पहले आसान समझते हैं फिर डिफिकल्ट तो समझ में आ ही जाएगा। सपोज कर लो कि हम एक एपी लिख दिए 5, 10, 15, 20 ऐसे करके आगे आ गया। ठीक है ना। बहुत सारा टर्म है इसमें, बहुत सारा टर्म है। लेट्स आगे दे दिया 300, और आपसे पूछा जाता है कि ये जो है ना कौन सा टर्म है। ये क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है, यानी ये एपी में जो है ये कौन सा टर्म है। यानी हमको यहाँ पर क्या पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको a पता है, d पता है, और ये कौन सा टर्म है ये बताना है। हमको इतना पता है कि यहाँ ये कोई ना कोई टर्म है। लेट्स ये n टर्म है, यानी हमको an भी पता है। हमको a पता है 5, d पता है 5, an पता है, यानी an यानी लास्ट टर्म बोल सकते हैं आप, या फिर ये जो भी टर्म है इसको n हम मान लिए कि n टर्म है ये। ठीक है। तो n का वैल्यू क्या होगा, यानी हमको n निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला उसमें पुट कर देते हैं। an हमारा कितना है 300 इज इक्वल टू a हमारा कितना है 5 प्लस n माइनस 1, और d भी हमारा क्या है 5। ठीक है। जब भी ऐसा आपको दिखाई दे तो इसको हमेशा पहले हटाइए, इधर पहले इसको इधर हटा दीजिए। तो 300 इधर आ जाएगा -5, इधर क्या बच जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ये सिंप्लीफाई होगा कितना आ जाएगा 295 n माइनस 1 इंटू 5। बहुत बार आप क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। आप वैसे भी करोगे तो सही है, उसको गलत नहीं है, लेकिन आसान ये है कि ये जब मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो 295 अपॉन 5, और इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 एंड 5 9 जा 45, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +1, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है। यानी ये जो टर्म है ना वो 60वां टर्म है। कौन सा टर्म है 60वां टर्म। ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकता था कि इसमें कितना टर्म है, तो हम क्या करेंगे इस केस में हम क्या निकाल लेंगे n का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स क्वेश्चन ले लेते हैं 3, 5, 8 से डॉट 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 दे दिया। ठीक है ना। 3, 5, 8 डॉट 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 दे दिए, और हम बोल दिए check whether 72 is term of this AP or not। ने क्वेश्चन क्या बोल दिया कि चेक कीजिए कि 72 इसका मतलब इसका टर्म है कि नहीं है। अब इसमें बहुत सारा नंबर आगे आने वाला है कि 72, मतलब इसमें बहुत सारे नंबर आने वाले हैं आगे, इसमें बहुत सारा नंबर आगे आने वाला है। इस एपी में बहुत सारा नंबर आने वाला है, लेकिन क्या 72 आएगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 72 आएगा, 72 आएगा, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 72 आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमको बताना है
हम चेक करते हैं कि अगर ये आएगा तो ये कौवे नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये n नंबर पे आएगा, ठीक है। कितने नंबर पे आएगा, ये nth टर्म है, मान लेते हैं ये कौन सा टर्म है, nth टर्म इज इक्वल टू 72। ए हमारा कितना है 3, डी हमारा कितना हो जाएगा 2, और हमको बताना है कि ये कौन सा टर्म है, क्योंकि अब हम मान चुके हैं कि ये टर्म है, अब हम मान चुके हैं कि ये टर्म है, लेकिन कितने नंबर पे आएगा ये चेक करते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू कितना है, तो 72, क्योंकि हमने तुम्हें मान लिया है कि तुम मेरे हो, है ना। ए हमारा कितना है 3, एन नहीं मालूम है, डी मालूम है 2। सिंप्लीफाई करना है, +3 को इधर भेजेंगे -3 हो जाएगा, 72 - 3 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 69 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2। अब ये मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 69 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n - 1। अब -1 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा +1। तो 79/2 +1 इज इक्वल टू n। अब इसका एलसीएम ले लिए तो ये 69 और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 71/2n। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो इसका टर्म है ना वो 71/2 टर्म है। भाई कभी भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, कभी भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। यानी जो टर्म होगा या तो वो सारे नेचुरल नंबर होगा, हमेशा क्या होगा 1 2 3 4 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म होता है। -2 टर्म थोड़े ना होता है, नेगेटिव में थोड़े ना वैल्यू आ जाएगा। तो जब भी आपको बोले कि चेक कीजिए कि ये टर्म है कि नहीं है, तो अगर आप पहले तो मान लेना है कि ये हमारा एपी में है। अगर ये एपी में है तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, तो 71/2 नंबर पे आ रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एपी नहीं है, यानी ये जो 72 है ये इसका टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। एन का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, यानी वैल्यू ऑफ एन कैन नेवर फ्रैक्शनल और नेगेटिव, कभी फ्रैक्शनल भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। एन डी हो सकता है 0 1 2 3 ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन हमेशा, सोचिए ना आप एन, अब सोचिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसके बाद 3.5 टर्म हो सकता है क्या, चौथा टर्म, 5वां टर्म, 6ठा टर्म, 6वां टर्म हो सकता है क्या, 10वां टर्म, 10.5 टर्म हो सकता है क्या, नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में, डेसिमल में, ये सब में नहीं हो सकता। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। बट अब ये जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, इसको जब हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे फिर उसका मजा अलग होगा, ठीक है ना। तो पहला चीज आपको ये समझ लेना है, पहला इसको लिख लीजिएगा। पहला चीज तो आपको ये समझ लेना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो फॉर्मूला है, इसमें से कोई भी 3 अगर हमको मालूम है तो चौथा हम निकाल सकते हैं, चौथा हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको बोल दिया कि ए का वैल्यू 5 है, ए एन का वैल्यू लेट्स 25 है ना, एन का वैल्यू लेट्स 5 है। तो बताइए डी का वैल्यू क्या होगा, ये दे दिया हमको। हमारे पास फार्मूला है, इसमें चिपका देंगे, बस फार्मूला इसको चिपका देंगे। कैसे चिपका देंगे, फेविकॉल से। ए एन का वैल्यू कितना है 25 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस एन हमारा कितना है 5 -1 और डी हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 25 + 5 इधर आया तो क्या हो गया -5, और ये 5 - 1 कितना हो जाएगा 4D, ठीक है। 25 - 5 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 4D एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, 4 5 = 20, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 5। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से कोई भी हमको एक दिया, 3 चीज दिया और एक निकालना, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि पैटर्न का क्वेश्चन है तो अपने मन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं ले सकते हैं, है ना। तो अब कुछ ना बुक्स का क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, ताकि वो एपी में होना चाहिए, क्योंकि हम रैंडम कोई नंबर ले लेंगे
और लास्ट में कोई नंबर लिख दें, वो एपी में हो ही ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी को उठाते हैं अपने सर पे और इसके क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए पहला जो इसका क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए इसको पहले एक बार थोड़ा हिंट कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप थोड़ा समझ जाइएगा चीज़ों को। हर चीज़ में, हर में देखो 1 2 3 चीज़ दिया और चौथा पूछा हुआ है। 1 2 3 4 चीज़ दिया हुआ है, पांचवा पूछा हुआ है। ठीक है ना, सॉरी 1 2 3 चीज़ दिया और चौथा पूछा हुआ है। नहीं, हमारे फॉर्मूला में 4 चीज़ है, कोई भी 3 चीज़ दे देगा। एक ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, आपसे ए एन पूछ दिया, तो आपको उस फॉर्मूला में चिपका देना है और वहां से वेरिएबल बना के निकाल देना। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। हम लोग एनसीईआरटी के जो जहां से ज्यादा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि कभी आपको साइड वाला वैल्यू मालूम हो और बीच वाला बताना, तो इन दोनों को पकड़ो, जोड़ो, तो 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 14 2 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बक्सा में 14 आ जाएगा। इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए तो शायद ज़्यादा मजा आए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 14 आ गया। इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, इसको जोड़ के यहाँ का निकाल लेंगे, बट ना यहाँ से ना आपको यहाँ मीन से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको हम एक टेक्निक सिखाना चाहते हैं। यहाँ से आपको हम एक टेक्निक सिखाना चाहते हैं। इस टेक्निक को अगर आप सीख लिए तो पूरे इस एक्सरसाइज में आपको दिक्कत नहीं होने वाला, कम दिक्कत होगा। दिक्कत तो होगा लेकिन कम होगा, अगर आगे का मतलब ध्यान दिएगा तो दिक्कत कम होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। आप हमको सिंपल बात बताइए कि अगर आपको A और D दे दिया हो, क्या दे दिया हो A और D, तो आप दुनिया का कोई भी AP लिख सकते हो, है ना। जैसे आपको हम बोल दिए A2 है और D7 है, AP लिखो, तो पहला टर्म 2 हो जाएगा, दूसरा में 7 जोड़ो, 7 2 9, फिर इसमें 7 जोड़ो तो 9 7 16, फिर इसमें 7 जोड़ो 16 7 30, ऐसे आप AP लिखते जाओगे। तो कोई भी AP लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, A और D चाहिए। तुम हमको A और D दो और हम तुम्हें AP देंगे, है ना। ऐसा आप बोलोगे, ये आपका डायलॉग है, मेरा नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है A2 दिया हुआ है 13, A2 कितना दिया हुआ है 13, ध्यान देना। अब A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D। अरे भाई A प्लस D तो लिख सकते हैं ना, पहले तो यही 5.1 में यही रहता है, फैलाए हुए थे हम लोग, अभी भी हम आपको बताए हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये है A4, A4 कितना दिया हुआ है, A4 कितना दिया हुआ है 3। A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, यानी यहाँ जो है उसमें से एक घटा दो और लिख दो 3D इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको AP लिखने के लिए A और D चाहिए, हमारे पास A और D के फॉर्म में 2 इक्वेशन है, पकड़ो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से इसको लपेट दो पूरा, है ना। A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इसको एलिमिनेट करना है, इसका साइन सेम है तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -2D, और ये करोगे तो क्या आ जाएगा 10। क्लियर। अब D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 अपॉन -2, 2 5 जा 10, तो D का वैल्यू क्या आ गया 5। आए बात समझ में। अब जैसे ही आपका D आ गया तो आप पुट करके A भी निकाल सकते हो, पुट करके A भी निकाल सकते हो। जैसे A प्लस D इज इक्वल टू 13 है, तो A की जगह पे A निकालना है, D की जगह पे क्या रख दिए 5 इज इक्वल टू 13, एंड A इज इक्वल टू +5 उधर जाएगा तो -5, और 13 में से 5 चला गया तो 8, तो A हमारा क्या आ गया 8। अब देखो इसको भरना था, तो पहला टर्म A तो आ गया 8 और D क्या आ गया -5, यानी इसके बाद
इसके बाद जब हम जैसे मान लो कि कोई भी नेक्स्ट टर्म लिखना होता है हमको, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म लिखना होता है तो डी जोड़ देते हैं। तो 13 में डी जोड़ देंगे। अब डी क्या है, यहाँ पर -5 होगा, सॉरी क्या होगा, -5, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो यहाँ -5 आएगा, तो उसकी वजह से यहाँ भी -5 आएगा, और माइनस उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और 13 5 18 हो जाएगा। सॉरी है, सॉरी ब्लंडर मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 18। क्वेश्चन सही है ना। डी तो हमारा -5 है ना, ए हमारा 18 है। क्या कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। तो यहां से हमारा ए जो है वो कितना आया है, 18 आ गया है, ठीक है ना। और डी अब हमको नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए क्या करना है, -5 जोड़ देना है। 13 में हम -5 जोड़ेंगे, यहाँ पे वहाँ साइड में करते हैं, खिचड़ी बन गया है ना, खा लीजिएगा। 13 इसमें क्या करेंगे, हम डी को जोड़ देंगे, तो +-5, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 13 में से प्लस माइनस माइनस यानी 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक है, आगे तो इसका 3 है ही। आरी बात में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीच में थोड़ा लोचा हो गया था। सबसे पहले हमको क्या करना है, A2 हमारा दिया हुआ है 13, और A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D। सिमिलरली A4 हमारा दिया हुआ है 3, और A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3D इक्वल टू क्या आ गया 3। अब इस दो इक्वेशन को लिए और सॉल्व करके हम क्या किए, A और D का वैल्यू निकाल लिए। जब A और D का वैल्यू आ जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पहला टर्म हमारा 18 आ गया, अब 13 के बाद नेक्स्ट टर्म लिखना है तो क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखना है तो क्या कर देंगे, D जोड़ देंगे। आगे एगो और बक्सा रहता तो फिर इसमें भी क्या करते हैं, -5 को लिख देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इसमें से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें से 2 हम कर लेंगे, बाकी आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको मीन से भी बना सकते थे, लेकिन हम आपको टेक्निक सिखाना चाहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है ना, बक्सा को भरना है। ठीक है, अच्छे से विजिबल है, छोटा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा देख लें हम, छोटा तो नहीं दिख रहा है, नहीं भाई पूरा ठीक दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। हम तो चश्मा लगाए हैं, आप तो बिना चश्मा के हो, चश्मा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर A2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है 38। देखिए जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन बनाना है हमको। A और D चाहिए तो A और D के लिए कम से कम 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो 2 इक्वेशन बनाएंगे। A2 38 दिया हुआ, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D = 38। सिमिलरली ये कितना नंबर टर्म है, जिसको कुछ लोग बोलेंगे AN है, लास्ट टर्म, इसलिए सर इसको AN लिखेंगे। अरे पगला, इसको तुम गिन सकते हो ना भाई, इसको गिन सकते हो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, 6 टर्म है। क्या है, 6th टर्म है, यानी A6 कितना दिया हुआ है, -22। A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D = -22। हमारे पास 2 इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो A + D = 38 एंड A + 5D = -22। माइनस माइनस प्लस, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -4D, इसको जोड़ दो, 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करते हैं, D का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D = क्या आ जाएगा, तो 60 बटा -4, 15 चौके 60 होता है। यहाँ से D का वैल्यू आ गया -15। D का वैल्यू क्या आ गया, -15। ठीक है, आप A चाहो तो निकाल सकते हो, अगर दिमाग लगा लोगे तो यहाँ से माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन निकाल लो, हम बोलते हैं निकाल लो। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारा A + D = 38 है, तो A + D = 38 है, तो A की जगह पर तो निकालना है, D की जगह पर क्या रख देंगे, -15। ठीक है ना, यहाँ प्लस है और -15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, =
38। तो a इज इक्वल टू -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15। तो 5 और 3 8 5 13 का 3 हाथ में बचा 1 3 1 4 1 5 यानी a हमारा कितना आ गया 53 आ गया। 53 दिख रहा है, दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। ठीक है, a 53 है। अब इसको जब फिल करेंगे तो इसको फिल करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा यानी इसकी जगह पे लिख देंगे 53। ठीक है, अब क्या करेंगे डी जोड़ते जाएंगे सब, जैसे 38 है 38 है 38 में डी जोड़ देंगे। अब डी कितना है माइनस का 15 प्लस -15 यानी 38 प्लस माइनस 15। 5 में से 8 में से 5 गया 3 और यहाँ 3 में से 1 गया 2 यानी यहाँ कितना आ जाएगा 23। क्या कोई गड़बड़ हो गया? ठीक है, ठीक है, फिर 23 में यहाँ 23 आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें डी जोड़ देंगे, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो 23 माइनस 15। तो यहाँ पे 13 में से 23 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर सिमिलरली क्या करेंगे, फिर इसमें 15 जोड़ देंगे -15। तो फिर 8 में प्लस कर देंगे -15 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7। फिर इसमें जोड़िएगा तो आ जाएगा माइनस का 22। इस तरीके से हमको एक टर्म मिल गया। हम डी जोड़ते जोड़ते हम आगे की तरफ का टर्म निकाल लेंगे। आई होप आपको इसको थोड़ा सिस्टमेटिक से लिख लीजिएगा, हम रफली किए हैं, आप इसको सही से बना लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो इससे आपको अब एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि कभी भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हमको एक क्वेश्चन दे दिया है कि A7 इज इक्वल टू 9 और A15 इज इक्वल टू 25 तो फाइंड द राइट द AP। तो हम क्या करेंगे A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 9 और इसको लिख सकते हैं A प्लस 14D इज इक्वल टू 25। कोई दिक्कत? इसको लिख दिए A प्लस 6D और इसको लिख दिए A प्लस 14D। अब 2 इक्वेशन मिल गया, सॉल्व करके A और D निकाल लेंगे और AP को लिख देंगे। यानी जब भी आपको इस तरीके का 2 चीज दिख जाए तो आप उसको सॉल्व करके सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक करके। तो पीछे वाला हो गया ये, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP इज 78। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहां तक बात कुछ और है। यहां तक बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ AP यानी इस AP का कौन सा टर्म 78 है। जैसे कि हम पहले एग्जांपल बता चुके हैं कि कौन सा टर्म इसका 78 है, हमको पता ही नहीं कौन सा टर्म है। तो हम मान लेते हैं लेट 78 इज nth टर्म ऑफ AP। ये किसका टर्म है? nth टर्म ऑफ AP, इसका nth टर्म है। या सर nth क्यों लिख रहे हैं सर? अरे मतलब जिसको नहीं मालूम उसको क्या मानेंगे सर, x मान लें, हम मान लो, y मान लो, बट नंबर को हम हमेशा n से डिनोट करते हैं तो nth लिखना हमको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, किताब को भी अच्छा लगता है। nth टर्म, अब हम मान चुके हैं कि ये nth टर्म है। अगर ये nth टर्म है तो an कितना होगा 78। ये सर क्या लिख दिए सर, जैसे हम यहाँ पे A3 लिखे हैं तो थर्ड टर्म कितना है 13। तो अगर हम n टर्म लिख देंगे तो nth टर्म कितना है 78। नहीं आया बात समझ में, है ना? जैसे हम लिख दिए A4 कितना है फोर्थ टर्म तो सर 18 है। तो वैसे ही nth टर्म कितना है तो 78 है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है n और an में। ये मीट का कभी काम करता कभी काम नहीं करता, आप इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है ना, वो हम देख लेंगे। तो an इज इक्वल टू 78। अब an इज इक्वल टू 78 है, a कितना है 3 है, d कितना है तो 8 माइनस 3 यानी कितना 5। कोई दिक्कत? अब हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला है। an कितना है हमारा 78 इज इक्वल टू a हमारा कितना है 3, यहाँ पे भी लिखे हैं 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और d कितना है तो d है 5। कुछ लोग इसको ना प्लस माइनस में समझ लेते हैं, बिल्कुल नहीं है, हमेशा इनटू में। अच्छा एक बार क्या हुआ, एक बच्चा को बता रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ था -5,
यानी डी के वैल्यू -5 था तो वो ऐसे -5 लिख दिया। अब बाद में वो लगा इससे माइनस करने। भाई ऐसा ना किया करो प्लीज़, जुल्म ना किया करो हम लोगों पर, है ना। ये जो है अगर -5 भी है तो इंटू में -5 है ये, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है ना, एकदम रायता फैला नहीं देना है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है 5, तो इंटू 5 कर दिया। चलो अब n निकालने के लिए आपको हम बताएं, सबसे पहले इसको इधर भेज दो, 78 - 3 यहाँ हो जाएगा n - 1 इंटू 5। 78 में से 3 चला गया तो कितना हो गया 75 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5। ये आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2 बार, एक बार इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, या फिर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड में भेज सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट क्या करो इसको, मतलब अगर हम थोड़ा सा बोलें कि अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो आप क्या करो सीधे इसको कटा दोगे, 15 × 5 = 75 इज इक्वल टू n - 1 -1 इधर आएगा क्या हो जाएगा +1 तो 16, यानी ये इसका कौवा टर्म है, 16वां टर्म है इसका। ये कौन सा टर्म है 16वां टर्म, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन हम स्किप भी करेंगे, जो इजी होगा, जो टफ होगा वो हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कितना टर्म है, यानी एक एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 7 13 19 ... 205। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये कौवा टर्म है, nth टर्म है। मतलब नहीं मालूम है तो क्या मान लिए कि nवां टर्म है। कौन सा टर्म है nवां टर्म। nवां क्या होता है सर, मतलब पहला को पहला, दूसरा तीसरा लिखते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। वैसे अगर n पे मान है तो क्या लिखेंगे nth, है ना, घबराना नहीं है कि एक nth क्या लिखी। अब हमको पता करना है n का वैल्यू, ये nth टर्म है, यानी a हमारा कितना दिया हुआ है 7, d हमारा कितना दिया हुआ है तो 13 में से 7 चला गया तो 6, ठीक है ना। an हमारा कितना है, यानी nth टर्म कितना है 205। हमको क्या निकालना है n का वैल्यू, अभी निकाले थे पहले, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। चेक करना है कि -150 इसका टर्म है कि नहीं है, -150 इसका टर्म है कि नहीं है। चश्मा का आदत नहीं है ना, डॉक्टर बोल दिया पहनने के लिए तो पहनना पड़ रहा है ना, चश्मिश हो गए हम भी। चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, यानी ये इसका टर्म है कि नहीं है। 11 8 5 2 ऐसे इसमें बहुत सारे टर्म है, तो बोल रहा है क्या -150 इसमें आएगा। अब हमको क्या ही पता आएगा कि नहीं आएगा, और हमको लेना देना क्या सर, आए चाहे नहीं है सर उसकी मर्जी, लेकिन क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा, है ना। अब हम मान लेते हैं कि ये आएगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, मतलब मान लेते हैं कि ये nवां नंबर पे आ रहा है ना। तो अगर ये nth टर्म पे आ रहा है तो हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर आया, यानी 1 2 3 5 7 1000 कुछ भी 50 76 कुछ भी आया तो ये है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया, नेगेटिव में आ गया, डेसिमल में आ गया तो फिर ये इसका टर्म नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू यानी nवां टर्म कितना माने हम -150। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है तो 11 प्लस n तो निकालना ही है कि कौवा टर्म पे d, तो इसमें से इसको माइनस करो तो 8 में से 11 चला गया, 8 - 11 कितना होगा -3, है ना। ये नहीं कि 11 में से 8 करके 3 बता दिए, नहीं, हमेशा उल्टा माइनस होता है, बता दिया गया है ना। प्रीसीडिंग होना चाहिए, हमेशा पीछे वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे -3 ना लिख बाबा, ऐसे ना लिख, कैसे लिख भैया, इसको इंटू कर दे, ऐसे कंफ्यूजन ना हो तुमको, बाद में कैलकुलेशन करते करते जाओगे और तुमको लगेगा माइनस में, पकड़ के तुम लपेट दोगे, फिर तुम ही फंस जाओगे। अब +11 को इधर भेजो तो -11 n - 1 इंटू -3, इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -161, ठीक है। -3 इधर मल्टीप्लाई में हो तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n - 1, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -1 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में।
तो आ जाएगा 161/3 -1 इधर है तो +1 इज इक्वल टू n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो एलसीएम लिए तो शॉर्टकट अगर आपको मालूम है तो थोड़ा आप जल्दी ऐड कर सकते हो, है ना। ऐसा जब भी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हर तरह के स्टूडेंट्स हैं इसलिए हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग कट ही लेके चलते हैं। तो 3 1 कितना आ गया 4 6 164/3। तो क्या ये 3 से कटेगा? चेक कर लो, 6 4 10 1 11, सम 11 आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा ये। तो फिर अब नंबर फ्रैक्शन में आ गया, तो नंबर फ्रैक्शन में आ गया मतलब ये एपी, ये इस एपी का टर्म नहीं अगर रहता तो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर जरूर आता, पहला टर्म दूसरा टर्म। सर फ्रैक्शन में क्यों नहीं होता है? हम आपको अभी बताएं कि पहला टर्म हो सकता है, दूसरा टर्म हो सकता है, लेकिन 2.5 में कोई टर्म नहीं है ना, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। कभी भी पूछे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड 31st टर्म, मतलब क्या निकालना है आपको? A31 निकालना है। क्या निकालना है? A31। अब A31 निकालने के लिए आप ध्यान दो कि इसको लिख दोगे A + 30D। अगर आपको A और D का पता चल जाए तो आप आसानी से A31 बता सकते हो। यानी अगर आपको A और D पता है तो आप कौवा टर्म, मतलब कितना भी टर्म रहने तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? बता सकते हो। अब A और D निकालने के लिए कुछ हिंट दिया होगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38, यानी उसका जो 11th टर्म है वो 38 है, यानी A11 कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है। तो A11 मतलब क्या? A प्लस इसमें से एक घटाओ 10D इज इक्वल टू 38। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। दूसरा दिया हुआ है 16 टर्म इज 73, यानी A16 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 73। अब 16 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस इसमें से एक घटाओ तो क्या हो जाएगा? 15D इज इक्वल टू 73। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। इसको सॉल्व करो और A और D निकाल लो। अगर आप एलिमिनेशन मेथड आता होगा तो आसानी से क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो। और जो A और D आएगा उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। इसको कंप्लीट कर देते हैं क्वेश्चन हम। इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको हम बोलेंगे आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। तो A + 10D इज इक्वल टू 38 और A + 15D इज इक्वल टू 73। माइनस 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 ये खत्म। अगर आप ये नहीं आता है तो आप जाके सीखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड सिखाए हैं, सिर्फ जाके उतना सीख लो, नहीं तो फिर ये पूरा एपी में ही तुमको दिक्कत होगा, है ना। ये पूरा 4 चैप्टर जो है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल और अर्थमेटिक, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपको आना चाहिए। अभी आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आएगा। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? -5D। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 13 में से 8 चला गया 5 और यहाँ बच जाएगा 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा? D का वैल्यू आ जाएगा 35/-5, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, तो D का वैल्यू कितना आ गया? -7। इज इट क्लियर? अब D का वैल्यू क्या है? उठा के हम चाहे 1 चाहे 2 किसी में भी क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ D। थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 या 2, जो तुम्हारा मन करे। हम 1 में पुट कर रहे हैं, तुम 2 में भी कर सकते हो। तो यहाँ आ गया A, यहाँ A + 10D इज इक्वल टू 38, ठीक है। A की जगह पे क्या रख देंगे? A तो निकालना है हमको। 10 × D की जगह पे -7 इज इक्वल टू 38, तो ये कितना आ जाएगा? -70 इज इक्वल टू 38, ठीक है ना। उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो -70 उधर जाएगा तो +70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 38 + 70, ठीक है। एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, है ना। यहाँ पे भी माइनस रहेगा और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा क्योंकि उतना बड़ा वैल्यू तो आ नहीं सकता, है ना। वही हम सोच रहे हैं कहीं ना कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो D का वैल्यू 7 है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ गया, ठीक है। चलिए, तो D का वैल्यू आ गया यहाँ पे 70, +70 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -70 हो जाएगा।
इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 32 और डी आ गया 7। बस उठा के इसमें क्या कर देना, आपको पुट कर देना, यानी A31 इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या कर देंगे 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह पे क्या रख देंगे 7, 32 और ये होगा 7 3 का 21, 210, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 242, यानी A31 जो है वो कितना है 242 है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आगे बोल रहा है AP कंसिस्ट 50 टर्म which the third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, क्या घुमाया देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है AP कंसिस्ट 50 टर्म, यानी एक AP है जिसमें पूरा जो टर्म है वो कितना है 50 गो टर्म है। कितना टर्म है 50 गो टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 कितना दे दिया हुआ 12। यहां से आप क्या लिख सकते हो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। अच्छा, आप बोलो इसमें पूरा 50 गो टर्म है। कितना टर्म है 50 गो, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा ऐसे करते करते लास्ट में 50th टर्म आएगा। और लास्ट में टर्म को ये क्या बोल रहा है 106, यानी ये आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि 50वां टर्म कितना है 106, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बोल दिया है कि लास्ट टर्म 106 है और बता भी दिया है कि पूरा टर्म कब है 50 गो है, तो 50वां टर्म 106 होगा क्योंकि लास्ट टर्म ही है 50वां टर्म। तो इनडायरेक्टली हमको दे दिया है कि A50 इज इक्वल टू 106। नहीं है बस, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें पूरा 50 गो टर्म है और यहाँ पे बोल रहा है कि लास्ट टर्म जो है, यहाँ बोल रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है। तो जब 50 गो टर्म है पूरा तो ऐसे गिनते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा डैश 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 50वां, तो 50वां टर्म ही क्या होगा 106 होगा, यानी लास्ट टर्म ही कितना है 106 है। तो 50वां टर्म 106 है, तो यहाँ से A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए और आसानी से आप A और D निकाल के A29 पूछ रहा है 29वां टर्म, तो आप बता दीजिएगा आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया था फिर हम बता दिए। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0। यानी आपको दे दिया है कि जो थर्ड टर्म है यानी A3 जो है वो 4 है, यानी A प्लस 2D जो है वो कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि जो A9th है यानी 9वां टर्म है, यानी A9 जो है वो कितना है -8, यानी A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ये दो इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है कि जो ये AP है उसका कौन सा टर्म 0 है। तो आपको पहले इससे A और D निकाल लेना है। मान लीजिए आप A और D थोड़ी देर के लिए निकाल लिए, निकाल के A और D लिख के आप AP लिख दिए, तो फिर पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 है। तो मान लेंगे nth टर्म 0 है और वहां से क्या करेंगे n का वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं समझ में? आप क्या करो A और D निकाल लो और A और D निकालने के बाद AP लिख दो। ठीक है, हम एक इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं, जैसे इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -6D और ये हो जाएगा 12, तो D का वैल्यू आ जाएगा, इसको कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -2। इसको उठा के पुट कर देंगे किसी में, इसमें पुट कर देते हैं, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या है 4, A का वैल्यू कितना है निकालना है 2 इंटू D का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा A प्लस ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4, -4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 यानी 8, यानी ये हमारा है 8 और D है हमारा -2। अब आप AP लिख सकते हो, AP लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे AP। तो पहला टर्म 8, दूसरा टर्म के लिए क्या करना होगा 8 में -2 जोड़ देना होगा, तो 8 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। वैसे तीसरा टर्म क्या होगा तो 6 में फिर -2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4,
तो ये हमारा AP हो गया। तो पूछ रहा है कौन सा टर्म जीरो है इसका, तो मान लेते हैं कि इसका nth टर्म जीरो है। तो यहां पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म हमारा क्या है, यानी nवा टर्म क्या है, 0 इज इक्वल टू a हमारा 8 है प्लस n माइनस 1 और d हमारा कितना है -2। इसको सॉल्व करें, क्या करेंगे, यहाँ से n निकाल लेंगे। आया बात समझ में? चलिए, आई होप आपको बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक्सीड वाला क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं लीनियर इक्वेशन में, बताए थे हम, है ना। लीनियर इक्वेशन में जो एक्सीड करता है वो हमेशा पहले रहता है, जो एक्सीड होता है वो हमेशा बाद में रहता है, और जितना से एक्सीड कर रहा होता है उसको इक्वल टू में लिखते हैं। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द 17 टर्म ऑफ AP यानी A17 एक्सीड कर रहा है किसको, 10th टर्म को, यानी A10, और उस कितना से कर रहा है, 7 से। ठीक है ना। अगर आप इसको जेन्युइनली जाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A17 है और A10 है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A17 है वो एक्सीड कर रहा है 10 टर्म को बाई 7, यानी 17 टर्म है वो 10th टर्म से 10 ज्यादा है। कितना है, 10 ज्यादा, सॉरी कितना दिया हुआ है, 7 ज्यादा है। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसको बराबर करने के लिए इधर 7 जोड़ दोगे, है ना। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा। इसका मीनिंग यही हुआ कि 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10 टर्म, यानी 17 टर्म, यहाँ पे मोर लिख दो, यहाँ पे मोर, 17 टर्म इज मोर देन 10 टर्म बाई 7, यानी 7 ज्यादा है। तो उधर 10 टर्म में क्या कर दिए, 7 जोड़ दिए, इसको इधर लाएंगे, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। बात वही हो गया, लेकिन हम बोलते हैं कि टेक्निक याद कर लो, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। टेक्निक क्या है, टेक्निक सिंपल है कि 17 टर्म यानी जो एक्सीड कर रहा है, तो 17 टर्म एक्सीड कर रहा है किसको, 10th टर्म को, कितना से, 7 से। तो जो एक्सीड कर रहा है उसको पहले लिखो, जो एक्सीड हो रहा है उसको बाद में लिखो, और जितना से हो रहा है उसको वहां पे 7 जितना से कर रहा है उसको लिख दो। तो A17 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 16D माइनस A10 को क्या लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट देना होगा, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। अभी हो जाएगा A प्लस 16D माइनस A प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस तो 9D, ब्रैकेट तोड़े तो, है ना, प्लस A और माइनस से कैंसिल, 16D में से 9D चला गया तो कितना हो जाएगा, 7D, 9 7 16 होता है, 7D, और 7 से 7 कैंसिल, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 1। इज इट क्लियर? हमेशा याद रखिए जो एक्सीड करता है वो पहले रहता है, जितना से कर रहा होता है वो बाद में होता है, ठीक है ना, उसको इक्वल टू में लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। क्या किया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ AP, यानी ये जो AP है, ये जो AP है 3 15 27 39, इसमें बहुत सारा टर्म है ऐसे, ठीक है ना। तो बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP, यानी इस AP का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा इसके 54वें टर्म से। यानी इसमें बहुत सारा टर्म है, लेकिन ऐसा कौन सा टर्म है जो इसका A54 से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमको A54 ही नहीं मालूम है, तो पहले क्या करेंगे, A54 निकाल लेंगे। A54 क्या होगा, A प्लस 53D। ये बात समझ में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका कौन सा टर्म, जैसे सिंपल बोल देता कि इस 132 इसका कौन सा टर्म है, तो डायरेक्ट तुम 132 लिख देते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू घुमा कर बताया गया है कि इस AP का कौन सा टर्म है जो 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। तो 54वां टर्म अगर पता रहेगा उसमें 132 जोड़ देंगे, तो करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, करते हैं। तो यहाँ A कितना है, 3 है, प्लस 53 इंटू D कितना है, तो 15 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, सॉरी 12, ठीक है। अब 53 इंटू 12 कर लो, 53 इंटू 12, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 1 11, 3 5 एकम 5, ये हो जाएगा 6, 3 1 4, 5 1 6, तो कितना आ जाएगा
646, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 646, इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 649। अब क्वेश्चन बोला ना कि ये इस एपी का ये 54वां टर्म कितना है 649। अब इसमें क्या करेंगे 132 जोड़ देंगे, 649 में 132 जोड़ देते हैं, 9 और 2 11, 4 3 7 1 8 6 1 7। अब इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो 781 जो है वो इस एपी का कौन सा टर्म है, बट वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा। वो कितना घुमाया आपको, वो क्या क्या घुमाया, वो आपसे बोल रहा है कि ये जो एपी है उसका कौन सा टर्म उसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम लोग क्या किए 54वां टर्म निकाल लिए, तो 54वां टर्म इतना आ गया, उसमें 132 जोड़ दिए तो 781 आ गया। अब हमको बताना है कि जो 781 है वो इस एपी का कौन सा टर्म है। तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ AP इज 781। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको लिख देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला मालूम है, an की जगह पे क्या रख देंगे 781 इज इक्वल टू a हमारा कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d हमारा कितना है, तो 15 में से 3 गया तो कितना आया था 12। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या करेंगे n निकाल लेंगे। वीडियो पॉज करके आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा ना, 2-3 बार बता भी दिए, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, बना लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। यानी बोला 2 AP है, 2 AP है, हम ऐसे 2 AP लिख देते हैं यहाँ पर। सेम कॉमन डिफरेंस इसका, जैसे ये A1 A2 A3 ये कोई AP है, ठीक है ना, दूसरा भी कोई AP है, लेट्स उसको हम लिख देते हैं क्या लिखते हैं AX AY AZ ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि भाई ये कौन सा है, ठीक है ना, बट इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका भी कॉमन डिफरेंस D है, CD लिख देते हैं सिंपल। इसका भी कॉमन डिफरेंस D है और इसका भी कॉमन डिफरेंस D है। तो बोल रहा है कि इसके 100th टर्म में, यानी इसके 100वें टर्म में जो डिफरेंस है वो कितना है 100 का है। 100वें टर्म में डिफरेंस कितना है 100 का। इसका 100वां टर्म क्या होगा, 100 टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 99D, और इसका 100वां, इससे यहाँ पर A1 लिख देते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 100 टर्म होगा AX प्लस 99D। हम यहाँ पर A1 को चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये 2 अलग अलग AP है। ये क्या है, 2 अलग अलग AP है। इसको हम A1 A2 3 मान लिए, तो इसको A1 A2 3 कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इसका टर्म तो अलग अलग कुछ होगा, तो हम इसको A1 A2 3 माने तो इसको AXYZ मान लिए, है ना, अलग होगा क्योंकि 2 AP है, भले ही उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे मान लो हम 2 AP लिख दिए, मान लीजिए 3 5 और 8 10 12 और 14, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है और इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है, तो क्या दोनों का A सेम हो गया, नहीं, A सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बोला है कि भाई अब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो सिर्फ D को हम D मान लिए, क्योंकि इसका भी D है और इसका भी D होगा, है ना। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है यानी इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस दिया हुआ है 100 है, कितना है 100। तो A1 प्लस 99D माइनस AX प्लस 99D ये किसके बराबर होगा 100 के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A1 प्लस 99D माइनस AX माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा कैंसिल, तो A1 माइनस AX इज इक्वल टू 100 आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया। पहले क्या बोला था 2 AP है,
दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो दो एपी अलग अलग एपी ले लिए, है ना, और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो जिसका भी कॉमन डिफरेंस डी मान लिए, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी मान लिए। इसका 100 टर्म a1 प्लस 99 डी है, इसका 100 टर्म ax प्लस 99 डी है। ठीक है ना, आप जरूरी नहीं कि आप ax लिखें, ठीक है, आप जरूरी नहीं कि ax लिखें। अगर हम इसको ax माने आप इसको p1 p2 p3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी मर्जी। ठीक है, अब आते हैं, पूछ रहा है इसका 1000 टर्म में डिफरेंस क्या होगा, तो 1000 टर्म का निकाल लेते हैं डिफरेंस, यानी a1000 माइनस a1000 निकालना है हमको। तो इसका a1000 क्या होगा, इसका a1000 क्या हो जाएगा, तो a1 प्लस 999 यानी इसमें से एक माइनस करेंगे इंटू डी, माइनस इसका क्या होगा, तो इसका ax, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म ax माने हम, प्लस 999 डी, इनका डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर लेते हैं, 999 डी माइनस ax माइनस 999 डी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो गया a1 माइनस ax। अब ये a1 माइनस ax किसके बराबर है, 100 के बराबर है, यानी ये किसके बराबर है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 100 लिख देंगे। तो पता चला कि इसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या है, 100 ही है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 टर्म किए और ये जब आ गया तो ये किसके बराबर है, यहाँ पे निकालना है 100 के बराबर, तो इनका 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है और 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या है, 100 है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। एवरीथिंग इज ओके, फोन किसी का नहीं ना है, वीडियो अच्छे से चल रहा है। बहुत वीडियो सब बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फ़ोन आ गया तो वीडियो बंद हो जाएगा। हम इधर पढ़ा रहे हैं पूरा फुल एनर्जी के साथ, पता चला गया तो टी भड़ाक है, दिक्कत हो जाएगा, फिर हैंड देन लंडन हो जाएगा। बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, कितने 3 डिजिट के नंबर डिविजिबल बाई 7 है, यानी 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से, और जाते कहाँ हैं 99 तक। ये 3 डिजिट के नंबर इतना ही होता है ना। अब इसमें कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले आप पता करो कि पहला नंबर कौन है जो 7 से डिविजिबल है और आखिरी नंबर कौन है जो 7 से डिविजिबल है। ये बहुत चैलेंजिंग काम है सोचना, है ना। तो हम एक ट्रिक बता देते हैं आपको, पहले 100 को यानी जो स्मॉलेस्ट है उसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, या कितना आ जाएगा 3, 7 4 28, यहाँ पर क्या आ गया 2। अब यहाँ पर और क्या रहता तो 7 से कट जाता, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर और क्या रहता तो 7 से कट जाता, यानी यहाँ पे 2 है, अगर इसमें +5 रहता तो ये 7 हो जाता, और फिर 7 1 7 कट जाता। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर और क्या रहता 5, यानी 100 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरीके से किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, यानी पहला नंबर क्या हो जाएगा 105। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं ध्यान से, हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो भी आएगा देखेंगे उसमें और कितना चाहिए कि 7 से डिविजिबल हो जाए, सबसे लीस्ट नंबर। वैसे तो बहुत सारा नंबर ऐड करने पे 7 से कट जाएगा, है ना, यहाँ पर 12 जोड़ देंगे तो भी 7 दूना 14 कट जाएगा, लेकिन हमको लीस्ट नंबर चाहिए, है ना, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 5, 5 और 2 7, और 7 एकम 7 कट जाएगा, यानी यहाँ पर अगर 5 रहता तो यहाँ पर क्या आता 5 आता, और फिर 15 में से 8 गया, यहाँ पे क्या आता 7 आता। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा, है ना। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर वो क्या होगा 105। अब इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, तो 7 का डिफरेंस है, क्योंकि जिसमें और 7 जोड़ देंगे तो 7, जैसे मान लो 7 है, इसमें और 7 जोड़ दोगे तो 14, 7 से कट जाएगा, 21 कट जाएगा, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा 7 जोड़ते जाना पड़ेगा, और वो 7 से ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, कटता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100 7 5 12, फिर 119। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक एपी मिल रहा है, बट हमको लास्ट टर्म अभी तक नहीं मिला। लास्ट टर्म मिल जाएगा तो हम इसमें कितना टर्म है हम बता देंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर 7 को 7 से लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, 7 1 7, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ 29, 7 चौका 28, यहाँ 1, फिर 9, ठीक है, 7 दूना 14,
ठीक है, 9 में से 4 गया 5। अगर ये 5 नहीं रहता तो पूरी तरीके से कट गया रहता। 5 नहीं रहता है क्या मतलब कि ये जो 999 है इसमें से 5 माइनस करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यानी इतना रहता तो 7 से आसानी से कट जाता है ना। तो जो यहाँ आ रहा है उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 994। तो ये क्या आ गया 994। अब ये बन गया हमारा एक परफेक्ट एपी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां से लास्ट टर्म मालूम है, यानी ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम है, तो एन क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो उतना टर्म होगा। अरे जब भी तो अब 9 से डिविजिबल दे सकता है, किसी चीज से भी डिविजिबल दे सकता है। यहाँ पे 3 डिजिट दिया है, हो सकता है 4 डिजिट दे दे, तो 4 डिजिट का हम स्मॉलेस्ट ले लेंगे और फिर लार्जेस्ट ले लेंगे, और जिससे डिवाइड होने के लिए बोल रहा है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और फिर एपी तैयार कर लेंगे। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 100 एंड 250। 100 से 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर जो है वो 4 के मल्टीपल है। तो पहले सबसे छोटा निकालो। तो यहाँ से 4 का मल्टीपल निकालना आसान है। पहला नंबर 4 तिहाई 12, यानी 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, तो 12 4 का मल्टीपल है। फिर 12 4 16, 16 4 20, ऐसे नंबर आ जाएगा। लास्ट में 250 है। ठीक है, 250 तो 4 से कटेगा नहीं, है ना। देखो यहाँ पे 250 अगर तुम करोगे तो कटोगे तो 4 छक 24, 1 4 दूना 8 2, यानी अगर 2 कम कर दें, यानी ये 2 आ गया, ये 2 अगर नहीं रहता यहाँ पर, यानी इस पूरे में अगर ये 2 नहीं रहता तो आसानी से कट जाता। तो कितना आ जाएगा 248। तो लास्ट टर्म क्या हो गया हमारा, लास्ट टर्म हो गया हमारा 248, यानी लास्ट मल्टीपल 4 का लास्ट मल्टीपल जो 250 और 100 के बीच में आता है वो 248 है। यानी हमको यहाँ पे ये एपी मिल गया। और अगर आप आगे अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ए मालूम है 12, डी मालूम है 16 में से 12 गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ए एन मालूम है 248, और यहाँ से हम क्या करेंगे एन का वैल्यू निकालेंगे कितना नंबर ऑफ टर्म है। आया बात समझ में? हम हिंट दे रहे हैं, आप बनाते चलिए। अगर आपको समझ में आया नहीं आया तो पीछे जाके देखिए, वापस से पहले समझिए, उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP। 2 AP, ये 2 AP दिया हुआ है 63, 65 और 67। इसमें बहुत सारे टर्म आगे भी है। दूसरा AP दिया हुआ है 3, 10, 70, ऐसे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या लिया जाए कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म निकाल लेंगे और इसका nth टर्म निकाल लेंगे, और दोनों को निकाल के क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और वहां से क्या करेंगे n का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या बोला सर, समझ में नहीं आ रहा। देखिए हम ये बोला था कि इसमें कौन सा, ये दोनों टर्म जो है ना, दोनों जो एपी है, ये एक एपी, ये एक एपी है और ये एक एपी है, ये दोनों एपी में कौन सा टर्म बराबर है। तो लेट nth टर्म आर इक्वल, इसका nth टर्म क्या है, इक्वल। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू, ए हमारा कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो 65 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 2, यानी 63 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 63, और यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 63 और 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, यानी जो इसका इक्वल वाला टर्म है वो कितना है 61 प्लस 2n है। सिमिलरली इसका ए एन निकाल लेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है नहीं मालूम, वही तो निकाल रहे हैं ना, कि हम मान चुके हैं कि इसका nth टर्म इक्वल है। तो यहाँ पर ए हमारा कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है 10 में से 3 गया 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 7n, और 7 में से 3 चला गया, माइनस 7 में से 3 गया कितना हो गया -4। यानी ये जो टर्म है
ये आपस में क्या है, इक्वल है, और इससे हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि हमको बोलना था कि इसका कौन सा टर्म इक्वल है, तो हम मान लिए कि nth टर्म इक्वल है, इसका भी nth टर्म निकाल लिए और इसका भी nth टर्म निकाल लिए। वो nth टर्म कौन है हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमको नंबर भी नहीं मालूम है और nth टर्म भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। तो वो जो an आया वो n के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब हम इसको इक्वेट करके इसको इक्वेट कर सकते हैं, an बराबर an, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि वो दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि हमारा है कि बराबर है, इक्वल है। तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n और ये हो जाएगा 7n माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, n को एक तरफ नंबर को एक तरफ, 2n 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7, इधर -4 प्लस 61 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -61, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5n और यहाँ -4 और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा -65, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 13 5 65, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाता है, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो n का वैल्यू कितना आ गया 13, यानी इस AP का जो 13वां टर्म है वापस में क्या है, इक्वल है। आए बात समझ में? आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, एक्सीड वाला क्वेश्चन इसके पहले बता चुके हैं हम। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। देखिए जब भी अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ऐसे बोल रहा है 3 8 13 ... 253, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसका 20वां टर्म बताइए। अगर सिर्फ बोलता 20वां टर्म, ये लास्ट नहीं लिख रहा था, तो हम इसका 820 निकाल देते, लेकिन बोल रहा नहीं पीछे से बताइए। जैसे पीछे से मतलब क्या है, यहाँ 3 8 13, इसका D कितना है 5, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो जैसे यहाँ 253 है, इसमें से 5 माइनस होकर इसके पहले वाला टर्म आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 248। फिर इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, तो 243, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना पीछे से बताओ, जैसे पीछे से ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो देखिए आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, फ्रॉम लास्ट से अगर निकालना हो तो AL इज इक्वल टू होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू D। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अगर आप टेक्निक जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो यहां पर जो तुम्हारा A है, यानी अब हम इस AP को हम उल्टा करके लिख देते हैं, 253 248 243, ऐसे डॉट 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 जाएगा, और ये फिर ये 3 जो है सबसे लास्ट में चल जाएगा, 8 उससे पहले आएगा, फिर ये 13, इसको पलट के लिख दिए हम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से इसका 20वां नंबर कौन है, तो आप करोगे A20 निकालना है, तो A हमारा कितना हो जाएगा 253, और यहाँ पे D हमारा क्या हो जाएगा -5, इसको इससे माइनस करें तो क्या आएगा -5, ठीक है ना। और A20 निकालना है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 19 D करके आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट टर्म हमारा पहला टर्म हो गया, ठीक है ना। और D तुम्हारा जो भी होगा, D तुम्हारा तो फॉर्मूला तो नॉर्मली ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, लेकिन ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसलिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया गया। आप इससे भी बना सकते हैं और इस टेक्निक से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। ये सम का क्वेश्चन, ये कंटेंट वाला उल्टा सीधा जोड़ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5000, यानी उसका जो एनुअल सैलरी था वो 5000 था, एनुअल सैलरी। एनुअल इसका सैलरी था वो 5000 था। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, यानी पहले साल उसका सैलरी 5000 है, दूसरे साल 200 रुपया बढ़ जाता है 5200, तीसरे 5400, ऐसे बढ़ता जाता है उसका सैलरी।
तो पूछ रहा है कि कौन से साल में उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा। इधर सैलरी बढ़ते बढ़ते उसका कभी 7,000 तो हो ही जाएगा बढ़ते बढ़ते। आजकल 5-7 हज़ार में क्या ही होने वाला है। तो अब आपको निकालना है कि ये 7,000, बोल रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, मतलब कौन से साल में उसका इनकम जो है वो 7,000 हो जाएगा। तो ऐसे हम मान लिए कि इसका nth ईयर में 7 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। इसको ये एपी है, सॉल्व करके निकाल लेंगे कि ये कौवा टर्म है। मान लो अगर ये आ गया 7वां टर्म, एक एग्जांपल ले लेते हैं, n का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। तो 1995 से काम शुरू की थी, तो फिर उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी 2002 आ जाएगा, है ना। यानी ये जितना आएगा ना उतना साल इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। आ रही बात समझ में। और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ m टाइम्स mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो mth टर्म यानी am का बात कर रहा है, तो am क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, m माइनस 1 इंटू डी, कि जो यहाँ रहता है वही यहाँ रहता है। और nth टर्म कितना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म, यानी am को m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, यानी जो nth टर्म है उसका n टाइम है, तो n को an से मल्टीप्लाई कर दी। तो बोल रहा है फाइंड m प्लस n, ठीक है। यानी हमको निकालना है m प्लस n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। m और am हमारा क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, an हमारा क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस एन डी माइनस डी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, फिर पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी ए वाले को एक तरफ ला लेंगे, सबको एक तरफ ला लेंगे, ए के पास ए को, डी के पास डी को, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए एम, एन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए, यानी दोनों में ए है इसलिए इसको एक पास ला लेंगे, फिर एम स्क्वायर डी, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर डी, इधर क्या है एम डी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। देख लीजिए साइन सही है, ए एम प्लस आया तो माइनस एन स्क्वायर डी, इधर आएगा तो माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी, इधर आया तो प्लस, ठीक है। अब क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए, तो ये क्या हो जाएगा एम माइनस एन, इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या ले सकते हैं डी, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लीजिए डी, तो आ जाएगा एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ए एम माइनस 1 एम माइनस एन, अब यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस डी एम प्लस एन और एम माइनस एन, ठीक है। एम माइनस एन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस डी
m माइनस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सब में आप देखो m माइनस एन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सब में से अगर m माइनस एन कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा a, यहाँ बच जाएगा d, यहाँ बच जाएगा d के साथ m प्लस n, और यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा माइनस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा और पूरा क्या हो जाएगा 0। उधर दिख तो रहा है ना साइड में, साइड में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में गया, डिवाइड में हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा a प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते इसमें dm और dn, तो हो जाएगा dm और dn माइनस d इज इक्वल टू 0। अब a प्लस इस पूरे में से d कॉमन ले लेते हैं तो m n माइनस 1 और क्या बच जाएगा यहाँ पर d। हम पीछे कॉमन लिखे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, आगे भी आप लिख सकते हैं। तो d कॉमन लेंगे तो यहाँ m बच जाएगा, यहाँ n बच जाएगा, यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था a m प्लस n। इसको आप क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या है m प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये पूरा किसके बराबर है, इसको अगर आप इक्वेशन 1 मानते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इस पूरा के बदले क्या लिख सकते हो 0, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो हैंस a प्लस एम एन इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक बार रिपीट कर देते हैं। हमको दिया था ये कि जो mth टर्म है m टाइम्स द mth, तो m टाइम द mth कर दिए एंड n टाइम द nth, तो n टाइम को an से मल्टीप्लाई कर दिए। am हमारा क्या है, इसको लिख दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या किए, सिंप्लीफिकेशन बस कर दिए। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको कोई भी डाउट हो रहा है, चाहे वो टुगेदर विथ हो, सवाल हो, एडुकार्ड हो या XYZ कोई भी पब्लिकेशन हो, आप सिर्फ उसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए आप कि प्रैक्टिस क्वेश्चन का है, इंटीग्रेटेड मिक्स का किसका है, आप वो डाल के हमको कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन बना के डाल देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना। नहीं आए तो बार बार देखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमको सपोर्ट कीजिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और हम आपसे उम्मीद करते हैं, इतना तो भरोसा आप पे कर ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, हैव ए गुड डे।